एक सिंथेटिक मटेरियल होता है जो बना होता है ऑर्गेनिक पॉलीमर से, जैसे पॉलीथाइलीन, पीवीसी, नायलॉन वगैरह। इसको हम किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो हमारे घर में यूज होने वाले बर्तन, चाहे वो कप्स हो, स्पून्स हो वगैरह, क्योंकि इसका नेचर सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से हम इसे किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम इसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो गए हैं आज। अब हम जानेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन होता क्या है। प्लास्टिक तो हम लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब ये हमारे इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट हो जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये इंसानों के साथ साथ जंगली जानवरों और पानी में रहने वाले जानवरों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अब ये खतरनाक होता क्यों है? सबसे पहले ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, जो हमारे इन्वायरमेंट में काफी देर तक रहता है और सड़ता नहीं है। जब ये प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं होता है, ये टूट जाता है छोटे छोटे माइक्रोप्लास्टिक्स में, जब ये हमारे हवा, पानी और खुराक में मिल जाते हैं। जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो बहुत सारी खतरनाक और जहरीली गैसें रिलीज होती है, जो हमारे इन्वायरमेंट में काफी देर तक रहती है और इन्वायरमेंट इम्बैलेंस क्रिएट कर देती है। अब हम जानेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन के जरिए कौन कौन से हैं। हमारे घरों से निकलने वाला वेस्ट, चाहे सैनिटरी प्रोडक्ट्स हो, फूड रैपर्स हो, इनको हम यूज करने के बाद ऐसी केयरलेसली फेंक देते हैं, जिनकी वजह से ये भी एक कारण है प्लास्टिक पोल्यूशन का। हमारे कारखानों और फैक्ट्रियों से निकलने वाला वेस्ट, जिनकी डायरेक्ट पाइपिंग की जाती है वाटर बॉडीज और लैंड्स के साथ में ये वाटर बॉडीज को भी पोल्यूट कर देता है और लैंड्स को भी। एग्रीकल्चर में यूज होने वाले पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर, सीड्स, ये भी आजकल जो है प्लास्टिक के बैग्स और बोतल्स में आते हैं। जब इनका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है, ये भी एक कारण बन जाता है प्लास्टिक पोल्यूशन का। हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से यूज इक्विपमेंट, निकलने वाले यूज इक्विपमेंट, चाहे वो मास्क हो, सिरिंजेस हो, ग्लव्स हो, इनका भी प्रॉपर डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ये भी एक कारण बन चुका है प्लास्टिक पोल्यूशन का। हम लोग प्लास्टिक का यूज करने के बाद ऐसी केयरलेसली वाटर बॉडीज में फेंक देते हैं। वाटर बॉडीज तो पोल्यूट होते हैं, लेकिन साथ में जो उनके अंदर रहने वाले जानवर हैं उन पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जो हम लोग आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का यूज ज्यादा करते हैं, जब ये खराब या टूट जाते हैं तब हम इन्हें बिना किसी प्रॉपर डिस्पोजल के ऐसे ही फेंक देते हैं, जिनकी वजह से ये भी एक कारण है प्लास्टिक पोल्यूशन का। तो सबसे बड़ा कारण है प्लास्टिक पोल्यूशन का है प्लास्टिक कैरी बैग। इजीली अवेलेबल होते हैं, लो कास्ट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, जिनकी वजह से हम इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, जमीन तो जमीन, लेकिन पानी में रहने वाले जानवरों पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। अब इसका असर हमारे माहौल पे क्या पड़ता है? जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो उसे अपना खाना समझ के खा लेते हैं, जिनकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। हम लोग प्लास्टिक का यूज करने के बाद ऐसी केयरलेसली ड्रेन्स और रिवर्स में फेंक देते हैं। ड्रेन्स, जब बारिश आती है तो ड्रेन्स ब्लॉक हो जाती है, जो गंदा पानी होता है ड्रेन्स का वो सड़कों से चलने लगता है और काफी सारी बीमारियां भी फैलती है और साथ में रिवर्स को भी पोल्यूट कर देता है। जब हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो बहुत सारी खतरनाक गैसें रिलीज होती है, जैसे डाइऑक्सिन, ये हमारे इन्वायरमेंट में काफी देर तक रहती है और एयर पोल्यूशन क्रिएट कर देती है। जब ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे सॉइल के साथ मिलते हैं, जो सॉइल की फर्टिलिटी भी खत्म कर देते हैं और साथ में सॉइल पोल्यूशन क्रिएट कर देते हैं। साथ में ये ग्राउंड वाटर पोल्यूट भी करता है। ये सिर्फ पोल्यूशन नहीं बल्कि एक जहर है जो हम धीरे धीरे ले रहे हैं। अब इसका असर इंसान की सेहत पर क्या पड़ता है? जब ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे हवा, पानी और खुराक की मदद से हमारी बॉडी में एंटर होता है तो काफी सारी बीमारियां पैदा हो जाती है, जैसे हार्मोनल चेंजेस, कैंसर, लंग डिजीजेस वगैरह। साथ में ये बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पर भी इसका असर पड़ता है, जो हमारे साफ पानी पीने के सोर्सेज है उनको भी खराब कर देता है। अब प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने के लिए हमें कौन से सोल्यूशन अपनाने हैं? सबसे पहले हमें प्लास्टिक को कम से कम यूज करना है। हमें घर के कैरी क्लॉथ्स या जूट्स के बैग इस्तेमाल करने हैं, ताकि हम प्लास्टिक को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड कर सकें। हमें सिंगल यूज वाटर बॉटल्स को अवॉइड करना है। हमें बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कोई हार्म क्रिएट ना करे, हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहे। हमें रीयूज और रिसाइकलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है। हमें अपने कम्युनिटी लेवल्स पे क्लीनर ड्राइव लेने हैं, ताकि हम लोग अपने इन्वायरमेंट को बचा सके और वो जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको एक जगह जमा करके उसे रिसाइकलिंग पे बेच सके, ताकि प्लास्टिक कम से कम प्रोड्यूस हो। अब है इसके इनोवेटिव ग्लोबल सॉल्यूशन। हमें बायोडिग्रेडेबल जो प्लांट बेस्ड प्लास्टिक हो उनका यूज करना है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए कोई हार्म क्रिएट ना करे। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करके कन्वर्ट करना है प्लास्टिक को एज ए एनर्जी, ताकि इससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारे पास फ्यूल भी जनरेट होगा, दूसरा प्लास्टिक पोल्यूशन कम होगा। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल और जागरूकता ही इसका असल हल है। एज ए स्टूडेंट हमारे इसमें क्या रोल है? सबसे पहले हमें 3 आवर्स की प्रैक्टिस करनी है, कम से कम प्लास्टिक का यूज करना है, उसे रिसाइकलिंग पे भेजना है, फिर आकर उसे यूज करना है। हमें सिंगल यूज प्लास्टिक को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करना है। हमें कैरी क्लॉथ्स या जूट्स के बैग इस्तेमाल करने हैं, ताकि हम प्लास्टिक को अवॉइड कर सकें। आज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टील के लंच बॉक्सेस और वाटर बॉटल्स की बजाय प्लास्टिक के लंच बॉक्सेस और वाटर बॉटल इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो काफी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। एज ए स्टूडेंट हमें ये चाहिए कि हम प्लास्टिक के नहीं, स्टील के लंच बॉक्सेस और वाटर बॉटल्स इस्तेमाल करें। हम जगह जगह अवेयरनेस फैलाएं। गवर्नमेंट कोई भी बदलाव नहीं ला सकती जब तक हम लोग उसे बदलने के लिए खुद तैयार ना हो।
गवर्नमेंट ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं प्लास्टिक को खत्म करने के लिए। जैसे 2022 के बाद उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दी, खास करके ब्लैक पॉलीथीन्स पर। स्वच्छ भारत मिशन भी प्रमोट कर रहा है हमारी क्लीननेस और रिसाइकलिंग को। प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज करने के लिए कुछ रूल बनाए गए जिनको हम प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल कहते हैं, जो 2016 के बाद इंप्लीमेंट हुए। विद टाइम उनमें इंप्रूवमेंट और चेंजेस भी आती है। EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी प्लास्टिक को प्रोड्यूस करेगा वो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसे कलेक्ट करेगा और रिसाइकलिंग के लिए भेजेगा ताकि प्लास्टिक कम से कम प्रोड्यूस हो। अब वक्त है बदलाव का, प्लास्टिक को बाय बाय कहने का। जैसा कि आप देख सकते हो कि हमें प्लास्टिक को कम से कम यूज करना है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा यूज करने हैं ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन, अपनी अर्थ, अपने इस प्लेनेट को सेफ रख सके और सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी बिता सके इस अपनी अर्थ पर। हाई स्कूल भाटा की तरफ से हमारे ये नारा है प्लास्टिक को खत्म करने के लिए, आओ ऐसा काम करें, प्लास्टिक को नाकाम करें, कपड़े के थैले अपनाएं, दुनिया को हम खूबसूरत बनाएं। प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें, प्लास्टिक से इनकार करें, रीयूज करें, रिसाइकल करें। इसी के साथ मैं अपनी प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करता हूं। थैंक यू। हम आज इसका क्या यूज कर सकते हैं? Good morning everyone. Myself Manas Sharma, student of class 10th of High School City Bata, Zone 0. Today I am presenting my math lab model on the theme STEM for Viksit and Atmanirbhar Bharat under the sub-theme Interesting Mathematical Model. India is moving towards becoming Viksit and Atmanirbhar nation where education plays a very important role. Under this vision, my model is designed to promote recreational learning where students enjoy mathematics, geological thinking, problem solving skill and creativity. Now I can start my demonstration with number. Number line is a straight line using the numbers. Positive number are on the right side of 0, negative number are on the left side of 0. 0 is the center point. It is used in temperature reading, banking, profit, loss and measurement. This part of my model shows different types of angles. Here we can see right angle, obtuse angle, acute angle, straight angle, flex angle and complete angle. This part of my model shows different types of triangles on the different sides and angles. So on the basis of sides, triangles are of three types: an equilateral triangle, an isosceles triangle, and a square triangle. And on the basis of angles, triangle are of three types, that is right angle triangle, obtuse angle triangle, acute angle triangle. This part demonstrates the Pythagorean theorem. Hypotenuse square is always equal to the sum of the square of the. This part of my model shows factors of number. Factors are numbers that divide a given number completely. With this factor tree method, we can find every factor of given number. This part of my model shows coordinate axis. The horizontal line is called x-axis, the vertical line is called y-axis. Using these axes, we can look at any point with the help of coordinates. This part of my model shows circle and its different parts like tangent, segment, chord, arc, diameter, radius, and secant. This part of my model shows intersecting line, vertically opposite angles. Vertically opposite angles are always equal. The sum of the linear pair is always 180 degrees. In this way, my model shows that mathematics can be fun, practical, and useful in real life according to the and Atmanirbhar Bharat. टेंजेंट कहाँ है? टेंजेंट दिखाना मुझे। गवर्नमेंट हाई स्कूल सिटी बाटा का तालिब इल्म। क्या आपने कभी सोचा है अगर जमीन हमें अनाज देना बंद कर दे तो क्या होगा? हर पानी खत्म हो जाए और जमीन बंजर हो जाए तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? आज मैं आपको एक ऐसे हल के बारे में बताने जा रहा हूँ जो हमारे मुस्तकबिल को महफूज और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए बेहतर फसलें और विकसित भारत के ख्वाब को मजबूत बना सकता है। मैं आपके सामने पायदार ज़राअत सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मॉडल पेश कर रहा हूँ। पायदार ज़राअत से मुराद ऐसी खेती बाड़ी है जिसमें हम जमीन, पानी और माहौल का ख्याल रखते हुए फसलें उगाते हैं ताकि जो आने वाली नस्लें हैं उनके लिए वसाइल महफूज रहे। मैंने इस मॉडल में पायदार ज़राअत के मुख्तलिफ तरीके दिखाए हैं। सबसे पहले फसलों की तब्दीली यानी क्रॉप रोटेशन। इस तरीके से हम हर सीजन में मुख्तलिफ फसलें उगाते हैं जिससे जमीन की जरखेजी बरकरार रहती है। उसके बाद बारिश के पानी का जखीरा यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसमें हम बारिश के पानी को जमा करके बाद में खेतों की आबपाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद कतरा कतरा आबपाशी यानी ड्रिप इरिगेशन। इस तरीके से हम पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचाते हैं जिससे पानी ज़ाया नहीं होता। उसके बाद शमसी तवानाई का इस्तेमाल यानी सोलर पैनल। हम सूरज की रोशनी से पानी के पंप वगैरह चलाते हैं जिससे बिजली की बचत होती है और माहौल भी साफ रहता है। उसके बाद नामियाती खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें हम केमिकल खादों के बजाय कुदरती खाद इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे गोबर, पत्ते वगैरह जो हमारी जमीन को नुकसान नहीं पहुंचाते। उसके बाद शदीद काश्तकारी यानी इंटेंसिव फार्मिंग। ये कम जमीन पर हमें ज्यादा पैदावार देता है। इसकी जरूरत शहरी इलाकों में ज्यादा रहती है क्योंकि वहाँ पर खेती बाड़ी के लिए ज्यादा मुनासिब जगह दस्तयाब नहीं रहती। इसके अलावा हमें दरख्त लगाने की हमें भी दिखाई दी ट्री प्लांटेशन जो जमीन के कटाव को रोकते हैं और माहौल को साफ रखते हैं। ये हिस्सा ड्रोन टेक्नोलॉजी को जाहिर करता है
जो खेतों की निगरानी, खाद और पानी के छिड़काव में मदद देता है और इससे वक्त, मेहनत और वसाइल की बचत होती है। ये ग्रीन हाउस मॉडल जदीद पायदार ज़राअत की मिसाल है। इसमें पौधों को महफूज माहौल, मुनासिब दर्जे हरारत, गर्मी, सर्दी, बारिश और तेज हवा से महफूज रखता है। आखिर में हमने मवेशी पालना भी शामिल किया है, क्योंकि जानवरों का फजला खाद के तौर पर इस्तेमाल होता है और जानवरों से हमारी माशी तरक्की भी होती है। आखिर में हमारा ये मॉडल यही पैगाम देता है, अगर हम मिट्टी, पानी, फसलों और कुदरती वसाइलों का सही तरीके से इस्तेमाल करें ताकि हम एक बेहतर और खुशहाल मुस्तकबिल बना सकते हैं। आए हम सब मिलकर एक सरसब्ज़, साफ और विकसित भारत बनाने में अपना अहम किरदार अदा करें। शुक्रिया। सेमिनार जो था रिड्यूसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन, थर्ड विनर इज दिनेश शर्मा ऑफ क्लास 10th फ्रॉम हाई स्कूल सिकलीवाटा। कहां पे है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रिंसिपल साहब से, रियाज साहब से, नदीम साहब से, फारूक साहब से, विजय जी और बाकी डाइट की टीम प्लीज आगे आ जाएं। और हाँ बेटा